सभी को गुड इवनिंग। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल बसंत बिहार कोचिंग क्लासेस में। प्यारे बच्चों, जिन लोगों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो वो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन का बटन भी प्रेस कर ले। मैं रोज़ रोज़ ऐसा बोलूँ कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लूँ, तो ये मेरे लिए अच्छा बेनिफिशियल नहीं होगा। सो आप लोग इतना कर सकते हैं कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन भी प्रेस कर लें। तो प्यारे बच्चों, जैसा कि आप लोग स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, हम आज आप लोगों के लिए गॉस की प्रमेय, गॉस थ्योरम का एक बहुत ही शानदार चैप्टर लेके आए हुए हैं, जो कि बोर्ड एग्जाम में 5 नंबर का आता है। तो अगर आप 5 नंबर अगर आप क्लियर करना है बोर्ड में, तो आप मेरे इस वीडियो को वॉच करेंगे और डेफिनेटली आपका 5 नंबर बोर्ड में अचीव होगा ही। तो गॉस थ्योरम एक बहुत ही शानदार चैप्टर है। अगर आप इसको बुक से देखेंगे तो लगभग एक एक डेरिवेशन, बुक में देखेंगे तो एक एक डेरिवेशन आपको लगभग 1 से 2 पेज में मिलेगा और वो समझ भी नहीं आएगा। तो और आपको टीचरों ने भी जो बताया होगा वही पेज में लगभग छपवाया होगा पूरा, एक एक पेज में एक डेरिवेशन, और उसका कंक्लूजन आप तक पहुंचा भी नहीं होगा। तो आज आप मेरी टेक्निक से गॉस थ्योरम को सीखेंगे तो डेफिनेटली आपको बहुत पसंद आने वाला है। बस आप आज मेरी टेक्निक फॉलो करना और आज आपको गॉस थ्योरम समझ आएगी, और समझ आएगी तो पहला लेक्चर मेरा यही है गॉस की प्रमेय का, इसमें रहेगा गॉस थ्योरम। ये भी आपके बोर्ड एग्जाम में 1 या 2 नंबर में आ जाता है कि गॉस की प्रमेय लिखिए, ये 1-2 नंबर में आएगा। उसके बाद एक के बाद एक 5 डेरिवेशन आएंगे इस चैप्टर में, एक के बाद एक 5 डेरिवेशन आएंगे इस चैप्टर में, और उनमें से किसी एक का आना बोर्ड एग्जाम में तय है। समझ रहे हैं? उनमें से किसी एक का आना बोर्ड एग्जाम में तय है। तो उम्मीद है कि ये इंट्रोडक्शन आप लोगों तक मेरा पहुंच गया होगा, और मैं बिना टाइम वेस्ट किए इस चैप्टर को स्टार्ट करूंगा। और जब भी मैं इस चैप्टर को स्टार्ट करता हूं, सबसे पहला मेरा एक टॉपिक आता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। क्या आता है? इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स एक लाइन की डेफिनेशन इस टॉपिक को कंप्लीट फिनिश देता है। एक लाइन का ये डेफिनेशन इस टॉपिक को कंप्लीट फिनिश देता है। वो डेफिनेशन क्या है? number of electric line of force passes through any closed loop is called electric flux. Number of electric line of force passes through any closed loop, is called electric flux. ठीक। नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स पासेस थ्रू एनी क्लोज लूप इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ठीक, तो इसका मतलब क्या हुआ? नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स। ठीक, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स। ठीक, ये मैं इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स बना देता हूं। ठीक, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स पासेस थ्रू एनी क्लोज लूप, किसी क्लोज लूप से लेना है हमें, तो हम इसको क्लोज कर देंगे। ठीक, अब इसका फिनोमिना क्या हुआ? नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स मतलब वैद्युत बल रेखाओं की संख्या को जो कि पासेस थ्रू एनी क्लोज लूप, इसका मतलब कि किसी बंद पृष्ठ से। तो इसका डिफिनीशन क्या हुआ? किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या को
वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। ठीक, किसी बंद पृष्ठ से निकलने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या को वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। ठीक, तो वैद्युत फ्लक्स को हम लोग डिनोट करेंगे फाई ई से। ठीक, एरिया जितना ज्यादा इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स, एरिया जितना ज्यादा रहेगा उतनी इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस के नंबर्स ज्यादा रहेंगे। एरिया हमारा जितना ज्यादा रहेगा इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स उतनी ही ज्यादा निकलेगी। ठीक, तो इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स एरिया हमारा जितना ज्यादा रहेगा, तो एरिया हमारा जितना ज्यादा रहेगा उतनी ही इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स से बाहर निकलेंगी। इसका मतलब है कि जो हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स है फाई ई, वो ए के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ठीक, वो ए के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो ये दोनों, क्योंकि हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स एक स्केलर क्वांटिटी होता है, इसलिए ई और ए का डॉट प्रोडक्ट होता है। ठीक, ई और ए का डॉट प्रोडक्ट होता है। तो जिन्होंने क्लास 11th में थोड़ा भी वेक्टर पढ़ा होगा उनको इतना कॉमन सा नॉलेज जरूर होगा कि जब भी कहीं डॉट प्रोडक्ट होता है तो ई ए कॉस थीटा हो जाता है। ठीक, ई ए कॉस थीटा हो जाता है। अब मैं इस थीटा को आप लोगों के सामने रिप्रेजेंट करूंगा। जिसको ये थीटा समझ में आएगा डेफिनेटली उसको गॉस थ्योरम समझ में आएगी। तो आप लोग इस थीटा पे अपना पूरा जान जहान सब लगा देना। ठीक, तो सबसे पहले ई क्या है, ई इज इक्वल्स टू इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक, ई इज इक्वल्स टू इलेक्ट्रिक फील्ड है। ए क्या है, ए हमारा एरिया है, एरिया ऑफ क्लोज लूप। ठीक, एरिया ऑफ क्लोज लूप। ठीक, ए क्या है, एरिया ऑफ क्लोज लूप है। ई क्या है, ई इलेक्ट्रिक फील्ड है। ठीक, और ये हमारा थीटा क्या है, थीटा को मैं आप लोगों तक समझाऊंगा और आप लोग इसको बहुत ध्यान से समझिएगा। जिसको ये थीटा समझ में आएगा उसी को गॉस थ्योरम समझ में आएगी। मैं ये चीज बार बार आपके सामने रख रहा हूं ये बात कि जिसको ये थीटा समझ में आएगा। तो थीटा है क्या, मैं पहले लिखूंगा उसके बाद आप लोगों को समझाऊंगा। ठीक, एंगल बिटवीन एरिया वेक्टर एंड इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स। ठीक, एंगल बिटवीन एरिया वेक्टर एंड इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स, ये मेरा थीटा है। थीटा जो है वो इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स और एरिया वेक्टर के बीच का एंगल है। तो एरिया वेक्टर क्या होता है, तो एरिया वेक्टर के बारे में आप लोग मेरी बात सुनेंगे। एरिया वेक्टर इज अ यूनिट वेक्टर। एरिया वेक्टर इज अ यूनिट वेक्टर which is perpendicular to its surface। जो एरिया वेक्टर होता है वो एकांक सदिश होता है और अपने सरफेस पे, अपने सतह के हमेशा लंबवत होता है। ठीक, एरिया वेक्टर इज अ यूनिट वेक्टर एंड इट ऑलवेज परपेंडिकुलर टू इट्स सरफेस। ओके, तो एरिया वेक्टर हमेशा अपने पृष्ठ के लंबवत होता है। इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे ये मान लो कोई सीट है। ठीक, ये कोई मेरा सीट है। ठीक, तो इसका एरिया वेक्टर किधर होगा, तो इसका मैंने क्या कहा, एरिया वेक्टर हमेशा अपने पृष्ठ के लंबवत होता है। ठीक, एरिया वेक्टर हमेशा अपने पृष्ठ के लंबवत होता है। तो लंबवत कैसे होता है, एरिया वेक्टर हमेशा अपने पृष्ठ के लंबवत होगा। ये मेरा एरिया वेक्टर है। ठीक, जो कि परपेंडिकुलर है अपने सरफेस के। ठीक, और मैं
मैं एक और मुझे एक पेन चाहिए, मैं पेन ले लूँ तो आपको और अच्छे से बताऊँ। मैं एक पेन ले चुका हूँ, ठीक। ये हो गया मेरा एरिया वेक्टर, ठीक। सॉरी, ये हो गया मेरा एरिया वेक्टर, ठीक। ये मेरा हो गया एरिया वेक्टर, और ये हो गया मेरा इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स, ठीक। ये हो गया मेरा एरिया वेक्टर और ये हो गया मेरा इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स, ठीक। और अगर आपको एंगल कौन सा लिखना है, एरिया बिटवीन एरिया वेक्टर एंड इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स, ठीक। इसका मतलब ये हो गया मेरा एरिया वेक्टर, ठीक। आप लोगों को दिख रहा होगा उम्मीद है। ये हो गया मेरा एरिया वेक्टर, ये हो गया मेरा इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स। तो आपको एंगल कहाँ का लेना है, इसके और इसके बीच का। इसका मतलब इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स और इधर क्या एरिया वेक्टर के बीच का एंगल लेना है, ठीक। और आपको क्वेश्चन अगर जैसे दे दिया जाएगा कि किसी बंद पृष्ठ की आपको क्या बोलते हैं उसको, आपको वैद्युत क्षेत्र का वैल्यू दे दिया जाएगा, ठीक। आपको वैद्युत क्षेत्र की वैल्यू दे दिया जाएगा कि एक बंद पृष्ठ का वैद्युत क्षेत्र इतना है, एक बंद पृष्ठ का वैद्युत क्षेत्र इतना है, और सरफेस और इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स की फोर्स का एंगल 60 डिग्री है, ठीक। सरफेस और ये हो गया इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स का, इसका दोनों का एंगल कितना दिया है, 60 डिग्री। और आप यहाँ पे E की वैल्यू रखेंगे, A की वैल्यू, और थीटा की जगह 60 रख देंगे तो आपका गलत हो जाएगा, ठीक। मतलब आपको एंगल कहाँ का लिखना है, आपको 60 दिया है इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स और सरफेस के बीच का एंगल दिया हुआ है 60, और आपको लिखना कहाँ का एंगल है, इसके बीच का। तो ये 90 पूरा होगा, यहाँ तक मेरा 60 दिया है तो आपको 30 वैल्यू रखना है, ठीक। एंगल की आपको वैल्यू 30 रखनी है। उम्मीद है आप तक मेरी बात पहुंच पा रही होगी कि E की वैल्यू दिया है, A की वैल्यू थीटा जो मेरा है वो सरफेस और इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स का दिया है 60, तो मुझे लिखना कहाँ है, एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स के बीच का एंगल लिखना है। तो उसको 90 में हम सब्ट्रैक्ट करके तब लिखेंगे, समझ में आया। तो ये हो गया मेरा इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ठीक। थीटा उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा। और थीटा हमेशा मैंने क्या बताया, अपने सरफेस के परपेंडिकुलर होता है, ठीक। तो अगर इस पे मेरे थीटा निकालना होगा, एरिया वेक्टर इसका किधर होगा, परपेंडिकुलर होगा। अगर इधर निकालना है तो ये भी परपेंडिकुलर होगा, इधर ये परपेंडिकुलर, इधर ये परपेंडिकुलर, मतलब ये अपने सरफेस के परपेंडिकुलर होता है। होल फिनोमिना इज दैट इट इज परपेंडिकुलर टू इट्स सरफेस, ओके। ये आपके सरफेस के परपेंडिकुलर होगा, चाहे जिधर से आप लेंगे। इधर से लेंगे तो ये परपेंडिकुलर होगा, ये होगा, ये होगा, ये होगा, ठीक। तो उम्मीद है आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। अब हम अपना नेक्स्ट टॉपिक पे चलेंगे, गॉस थ्योरम। व्हाट इज गॉस थ्योरम, इसको मैं इरेज करूंगा। अब मेरा अगला टॉपिक है गॉस थ्योरम। तो मैं बार बार बताया हूं कि जब भी किसी की थ्योरम आती है, जब भी किसी का नियम आता है, तो सबसे पहले एक स्टेटमेंट आता है। तो गॉस थ्योरम का स्टेटमेंट क्या है, मैं उसको पढ़ूंगा, उसके बाद लिखूंगा, उसके बाद समझाऊंगा, ठीक। तो गॉस थ्योरम, तो सबसे पहले लिखेंगे गॉस थ्योरम का स्टेटमेंट क्या है, मैं वो बताऊंगा, ठीक। वो गॉस थ्योरम का स्टेटमेंट है कि नेट फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ठीक। इस पे आपको गॉस थ्योरम को आपको हमको डिफाइन करना है, गॉस की थ्योरम को लिखना है, ठीक। आपको लिखना है इलेक्ट्रिक फ्लक्स through any closed loop. Electric flux through any closed loop is
इज 1/ε0 टाइम टू नेट चार्ज। ठीक, इसका मतलब क्या हुआ, इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू एनी, यहां पे पासेस एक शब्द आ जाएगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासेस थ्रू एनी, इसे इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासेस थ्रू एनी क्लोज लूप इज 1/ε0 टाइम्स टू इट्स चार्ज, टू इट्स नेट चार्ज रहेगा। ठीक, इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासेस थ्रू एनी क्लोज लूप इज 1/ε0 टाइम्स टू इट्स नेट चार्ज। ठीक, मतलब किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाली विद्युत फ्लक्स उसके नेट चार्ज का 1/ε0 गुना होता है। ठीक, इसको जब हम मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करेंगे तो क्या होगा, फाई ई बराबर, ठीक, फाई ई बराबर इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासेस थ्रू एनी क्लोज लूप इज 1/ε0 टाइम टू इट्स चार्ज। ठीक, तो फाई ई बराबर नेट चार्ज मान लीजिए Q/ε0। ठीक, फाई ई बराबर Q/ε0, ये है गॉस थ्योरम। तो इसे गॉस ने कहा है, इसको गॉस ने कहा है, हमने नहीं कहा है इसको। ठीक, तो हम तो इसको प्रूव करेंगे कि ये गॉस थ्योरम आई कैसे। ठीक, तो हम गॉस थ्योरम को प्रूव करने के लिए सबसे पहले क्या बोला है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासेस थ्रू एनी क्लोज लूप। ठीक, एनी क्लोज लूप, तो सबसे पहले हम एक क्लोज लूप ले लेंगे। ठीक, सबसे पहले हम एक क्लोज लूप ले लेंगे। ठीक, इसके अंदर एक चार्ज क्यू रख दिया है। ठीक, ताकि इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो अंदर। ठीक, उसके बाद हम इससे आर डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड की चाहत रखते हैं, इससे आर डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड की चाहत रखेंगे। ठीक, तो हम एक जब बिंदु लिए थे Q, पॉइंट लिए थे Q, चार्ज लिए थे, तो हमें करना क्या, थ्रू एनी क्लोज लूप, तो हमें इसको पैक करना है। ठीक, और पॉइंट का शेप कैसे होता है, पॉइंट का शेप होता है स्फेरिकल। तो स्फेरिकल को पैक करने के लिए एक बड़े स्फीयर की जरूरत होगी। ठीक, तो एक बड़े स्फीयर की जरूरत होगी, हमें इस स्फीयर को पैक करने के लिए एक बड़े स्फीयर की जरूरत होगी। तो हम यहाँ पे अगर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे तो ये हो गया मेरा E, तो ये कितना हो जाएगा, E इज इक्वल टू 1/4πε0 Q/r²। ठीक, ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड, ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड। अब फाई E इज इक्वल टू होता क्या है, फाई E इज इक्वल टू E cos थीटा। ठीक, E cos थीटा, और थीटा मैं एक बार फिर से डिफाइन कर दे रहा हूं, थीटा इज अ एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स एंड एरिया वेक्टर। ओके, तो इसका एरिया वेक्टर होगा कहाँ पे, मैंने क्या बताया था, एरिया वेक्टर ऑलवेज परपेंडिकुलर टू इट्स सरफेस। ठीक, तो अपने सरफेस के परपेंडिकुलर होगा। ठीक, ऐसे होगा, एरिया वेक्टर ऐसे होगा, तो एंगल कितना बचेगा दोनों में, 0 डिग्री। ठीक, एंगल कितना बनेगा, 0 डिग्री। तो उसके बाद E cos थीटा। ठीक, अब हमें करना क्या है, E की वैल्यू रखना है 1/4πε0 Q/r², और एरिया क्लोज लूप, मतलब बंद पृष्ठ, जो बंद सरफेस रहेगा उसी का हमें एरिया लिखना है। हमने वहां पे भी डिफाइन किया था, A इज इक्वल टू एरिया ऑफ क्लोज लूप, जो बंद करने आया है उसका एरिया लिखना है। ठीक, तो स्फेयर का क्या होगा, एरिया क्या होगा, 4πr², और cos थीटा की जगह 0, cos 0। ठीक, cos 0 कितना होगा, 1 हो जाएगा। तो हम इससे 4π कैंसिल करेंगे। ठीक, एक r² से r² कैंसिल करेंगे, तो बचेगा क्या,
फाई ई इज इक्वल टू क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट। ठीक, यही था मेरा गॉस थ्योरम। प्रूव हो गई ना गॉस थ्योरम, गॉस थ्योरम प्रूव हो गई। उम्मीद करते हैं आप लोगों को गॉस थ्योरम समझ में आई होगी। तो गॉस थ्योरम है क्या? किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाले वैद्युत बल रेखाओं की संख्या को किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स उसके नेट चार्ज का 1/ε0 गुना होता है। ठीक, यह है मेरी गॉस थ्योरम। और किसी बंद पृष्ठ से हमने ले लिया एक पॉइंट चार्ज क्यू, उसको क्योंकि बंद पृष्ठ से गुजरने वाली वैद्युत फ्लक्स पूछा है ना, तो हम इसको क्यू को पैक करेंगे। तो क्योंकि बिंदु का आकार गोलाकार होता है, इसलिए बिंदु को पैक करने के लिए हमें एक समान रूप से पैक करने के लिए एक बड़े स्फीयर की जरूरत होगी, हॉलो स्फीयर की। ठीक, तो हम एक बंद कर दिए, उसके बाद हमें इससे आर डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि हमें ई ए कॉस थीटा, तो हमें ई इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल के और ए की वैल्यू रखेंगे और हमारा गॉस थ्योरम प्रूव हो जाएगा। तो अगर गॉस थ्योरम आ जाएगी प्रूव करने के लिए और आप ऐसे कर देंगे तो आपको ऐसे तो नंबर मिलेगा नहीं। तो इसमें थोड़ा सा आप लोग को लैंग्वेज लिखना पड़ेगा। क्या लिखना पड़ेगा? माना एक बिंदु आवेश क्यू है, माना एक बिंदु आवेश क्यू है जिससे आर दूरी पर वैद्युत क्षेत्र का मान 1/4πε0 क्यू अपान आर स्क्वायर है, तथा उसके बाद लिखेंगे कि क्योंकि बिंदु का आकार गोलाकार होता है, अतः बिंदु को पैक करने के एक समान रूप से पैक करने के लिए एक आर त्रिज्या के गोलीय गॉसियन पृष्ठ की आवश्यकता होगी। अतः उसके बाद ऐसा लिख के फिर इसको लिखेंगे तो डेफिनेटली आपको पूरा नंबर मिलेगा। ठीक, उसके बाद अब हम चलेंगे एक छोटे से टॉपिक पे, फिर हम एक के बाद एक डेरिवेशन करने आएंगे। ठीक, अब एक शानदार कॉन्सेप्ट और आएगी, चार्ज डेंसिटी। ठीक, चार्ज डेंसिटी। चार्ज डेंसिटी तीन टाइप की होगी। एक होगी लीनियर चार्ज डेंसिटी, लीनियर चार्ज डेंसिटी। ठीक, और एक हो जाएगी हमारी सेकेंड सरफेस चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी। ठीक, और एक हो जाएगी मेरी वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। ठीक, ये होती क्या है? ये पहली हो गई, ये दूसरी हो गई और ये तीसरी हो गई। ठीक, लीनियर चार्ज डेंसिटी होती क्या है? लीनियर चार्ज डेंसिटी होती क्या है, मैं आपको डायग्राम बना के दिखाता हूँ। ठीक, ये मान लो कोई एल लेंथ का वायर हो गया। ठीक, इसको हम चार्ज प्लस 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 दे रहे हैं। ठीक, ये कोई एल लेंथ का वायर हो गया और जब हम इसको चार्ज देंगे तो ये चार्ज कहाँ जाएगा? ये चार्ज कहाँ जाएगा? जब हम कोई एल लेंथ की वायर को चार्ज देंगे तो वो चार्ज उसके लंबाई में ही तो जाएगा, एक समान रूप से यहीं पे वितरित हो जाएगा। ठीक, जब हम किसी एल लेंथ के वायर को कोई चार्ज देंगे, क्यू देंगे, तो उसके वो लंबाई में जाके एक समान रूप से वितरित हो जाएगा। ठीक, और हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे, मतलब लीनियर चार्ज डेंसिटी को रिप्रेजेंट करेंगे लेमडा से। ठीक, लेमडा बराबर जब हम कोई चार्ज क्यू देंगे तो ये इसके लेंथ में चला आएगा, तो यही हो जाएगा लेमडा बराबर क्यू अपान एल। ठीक, ये हो गया मेरा लीनियर चार्ज डेंसिटी। और सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या है? जैसे कोई सरफेस है, ठीक, कोई प्लेट है। ठीक, इसको हम प्लस क्यू आवेश देंगे। जब हम किसी सरफेस को प्लस क्यू आवेश देंगे तो ये क्या होगा? ये जो चार्ज क्यू देंगे ये इसके एरिया में जाके समान रूप से वितरित हो जाएगा। तो इसको हम सिग्मा से डिनोट करेंगे। सिग्मा बराबर जब हम कोई चार्ज देंगे क्यू तो ये इसके एरिया में जाके एक समान रूप से वितरित हो जाएगा, इसलिए
क्यू देंगे तो ए में हो जाएगा, क्यू देंगे तो एल में हो जाएगा, यहाँ पे वायर में देंगे तो एल में जाएगा, और जब हम सरफेस पे देंगे तो एरिया में जाएगा ए में, और जब हम किसी वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, जब हम किसी सॉलिड चीज को प्लस प्लस क्यू आवेश देंगे, ठीक, जब हम किसी सॉलिड चीज को प्लस क्यू आवेश देंगे तो वो आवेश एक समान रूप से उसके वॉल्यूम में जाएगा, ठीक, वितरित हो जाएगा। तो हम इसको सिग्मा, इसको रो से रिप्रेजेंट करेंगे, और रो इज इक्वल टू क्यू देंगे तो कहाँ पे जाएगा, वॉल्यूम में जाएगा, ठीक। ये हो गया मेरा वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, और ये हो गया मेरा सरफेस चार्ज डेंसिटी, ये हो गया मेरा लीनियर चार्ज डेंसिटी। उम्मीद है आप लोगों को ये क्लास यहाँ तक समझ में आई होगी। तो अब मैं एक के बाद एक डेरिवेशन करूँगा, वो आपको नेक्स्ट पार्ट में मिलेगा। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद है आपको क्लास में समझ में आई होगी अच्छे से। ना समझ में आई हो तो कमेंट करना, एक फिर से वीडियो आप लोगों के सामने आ जाएगा, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। थैंक यू सो मच एंड लव यू ऑल। जय हिंद, वंदे मातरम।